Hi all, this is Sudhir. My channel name is Stories by Sudhir. I am the founder of Stories by Sudhir Private Limited. So today my podcast guest is Mr. Javed Khan. He has been doing this financial marketing, or he is the financial advisor for the last 7 years in Delhi NCR. So welcome Javed Khan. ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू या सर। तो आपके जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे आप फाइनेंशियल मार्केट में आए, आपका करेंसी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में आपका प्रोफिशिएंसी है, राइट? तो कैसे आए, और टोटल एक ब्रॉडर पिक्चर दे सकते हैं क्या मार्केट में क्या क्या है? जी जी बिल्कुल। बेसिकली मेरी जो एंट्री हुई थी वो मेरी एजुकेशन के टाइम ही हो गया था। मैंने फाइनेंस से ही एमबीए किया था। ओके। तो जब हमने एमबीए किया था तो उसी टाइम से जो था ना एक इंटरेस्ट जागना स्टार्ट हो गया था। कहाँ से एमबीए किए थे? मैंने एमबीए किया था यहाँ पर गाजियाबाद से, सुंदरदीप इंजीनियरिंग कॉलेज है, ओके। वहाँ से एमबीए किया था। अच्छा। तो जब हमने थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंस सेलेक्ट किया था तो तब से ही हमारा इंटरेस्ट जो था ना वो आना स्टार्ट हो गया था। ओके। और एक और इसके पीछे बड़ा रीज़न ये रहा था कि जो हमको फाइनेंस पढ़ाते थे टीचर, तो उन्होंने हमको ना पर्सनल रिकमेंड किया था कि आप अगर फाइनेंस सेक्टर में आ रहे हो तो आप जो है शेयर मार्केट के अंदर ज़रूर एंट्री करना। अच्छा। तो हम लोग ने वहाँ स्टडी के टाइम ही अपना एक शेयर खान नाम करके अपना ब्रोकर है इंडिया में, अच्छा अच्छा, उनके साथ में हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया था। ओके। तो तब से ही चीज़ों को धीरे धीरे करके जानना स्टार्ट किया। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016 की बात। ओके। ठीक है, अभी 2026 चल रहा है तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स पहली बात है ये। अच्छा। तो हमने धीरे धीरे करके चीज़ों को जानना स्टार्ट किया। ओके। छोटे छोटे प्रॉफिट या लॉस खुद से करने की कोशिश की हमेशा। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट था, वो सिखाते भी थे, मैं वहाँ भी जाता था। वो थोड़ा सा एडवाइजरी प्रोवाइड करते थे वैशाली में, तो कुछ उनसे हम सीखते थे, कुछ अपनी साइड से हम लोग एफर्ट्स लगाते थे। ओके। तो बेस्ट पार्ट ये था हमारे पूरे ग्रुप का कि ऑलमोस्ट 61 बैच में बच्चे थे टोटल। बट वहाँ पर ना ऑलरेडी दो बच्चे हम ऐसे थे जिन्होंने फाइनेंस लिया था। अच्छा। एक मैं था और एक और थी, गर्ल्स थी वो। हमने दो लोगों ने फाइनेंस लिया था, बाकी सब मार्केटिंग या एचआर जिसका जो मतलब प्रोफेशन था वो उसमें चला गया। राइट। तो 2016 में हमने एंट्री किया। 2016 में एंट्री करने के बाद में 2016 में ही मेरी जॉब लग गई थी। जॉब के साथ साथ थोड़ा पार्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट करते गए। जॉब कहाँ पर लग गया था? जॉब लग गया था हमारा सेक्टर 2 में, नोएडा। प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन तो वहाँ पे एज ए रीजनल मैनेजर मेरी पोस्टिंग हुई थी। ओके। कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ था मेरा। अच्छा अच्छा, लेकिन फाइनेंशियल में कुछ नहीं था? फाइनेंशियल में कुछ नहीं था उस वक्त। अच्छा। तो हमने जॉब किया था 2 साल। 2 साल जॉब किया, धीरे धीरे करके थोड़ा जॉब करने का पूरा मन नहीं था मेरा, बट मैं कहीं ना कहीं सर्च करता गया चीज़ों को कि किस तरीके से हम थोड़ा कुछ बेहतर कर सकते हैं। राइट। उसके बाद में 2017 में मैंने जो था 2018 के स्टार्टिंग में, 2017 के लास्ट में मैंने फिर से एक बार सीखने की कोशिश की, शेयर मार्केट को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। राइट। चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया। और एक मेंटोर थे, उनका नाम था राशिद सर, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा इस चीज़ में। और एक और थे हमारे आकाश सर। तो इन दोनों लोगों से जो है ना मैंने बहुत सीखा था। तो फिजिकल मेंटरशिप था या फिजिकल मेंटरशिप था वो, मैं जाता था उनके पास। ओके। तो फिजिकल मेंटरशिप जो हम लेते थे तो थोड़ा सा अच्छे से वो लोग फेस टू फेस वो होता था। क्लियरिटी कर पाते थे। उसके बाद में धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और मैं जो था ना फुल टाइम 2019 के बाद से फुल टाइम में इसी मार्केट के अंदर एंट्री कर गया। अच्छा। और उसके बाद में एक हमारे साथ पॉइंट आया कि 2021 से जो थे कुछ क्लाइंट्स को हमने एडवाइजरी प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी अपनी साइड से। ओके। तो जब हमने अपना कुछ क्लाइंट्स को प्रॉफिट हुआ, उससे बेनिफिट हुए, जो हमारे नॉन थे वो लोगों ने क्या किया फिर कि फंड से बोले हमसे कि आप फंड हमारा मैनेज आप खुद करो, हमको एडवाइजरी प्रोवाइड करने के बजाय, और आप अपना जो भी शेयरिंग का पार्ट रखो उसमें रखो। ये B2B क्लाइंट्स है B2C? ये B2C क्लाइंट थे। B2C। हाँ, सारे B2B भी क्लाइंट हैं कुछ मेरे पास में। ओके। और कुछ B2C हैं। और B2B थोड़े लिमिटेड है, बट B2C जो है ना ऑलमोस्ट 200 प्लस क्लाइंट्स हैं अभी। ओके ओके। और ऑल ओवर इंडिया में। और अभी ऑलमोस्ट 11 या 12 क्लाइंट्स जो है ना मेरे पास में आउट ऑफ कंट्री के भी हैं जिनका फंड हम मैनेज करते हैं। आपका कंपनी का नाम क्या है? मेरी कंपनी का नाम है डायनामो वेब इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके। बट अभी जो है ना मैं जिस बिहाफ पे फंड मैनेज करते हैं वो हम करते हैं स्काई ट्रेडर के नाम से। ओके। तो उसमें हम प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड भी करते हैं, जिसमें कि बच्चा कोई भी है एक फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ सीखना चाहता है
तो उसको जो है ना हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कुछ ट्रेनिंग के पार्ट चलते हैं, कुछ ऐसा है। बट ये हमने ना अभी सर्विसेज का कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, अभी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चलती है, ऑफलाइन हमारा कोई बैच नहीं है ओके, अभी। आपस के थ्रू में चलता है? हाँ, मेरे थ्रू चलता है, मेरी टीम के भी कुछ हैं ऐसे ओके, जो सिखाते हैं लोग। तो आपने जो करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, राइट, ये दोनों को क्यों चूज किया? क्योंकि बहुत सारी चीजें, राइट, इक्विटी मार्केट है, बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट, डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग भी है, तो ये पर्टिकुलर दो फील्ड क्यों चूज किए और क्या रीजन था? स्टार्टिंग के फेस में हम लोग पूरी तरीके से जो था शेयर मार्केट के अंदर थे। जैसे आपने बताया, कुछ जो था निफ्टी, बैंक हाँ, निफ्टी या ऑप्शंस में, इसमें हमने काफी ट्राई किया। ओके, तो हम जो था ना मैच नहीं कर पाते थे अपने शेड्यूल की वजह से, ओके, क्योंकि यहाँ पे ना लिमिटेशंस थी 9:30 से 3:30 का। राइट, तो हमको जो भी काम करना था ना तो वो उसके अंदर ही करना था। बट मुझे फिर फॉरेक्स के बारे में पता चला 2019 में। ओके, फिर मैंने फॉरेक्स को जाना और वहां पर मुझे ये मालूम पता चला कि यहाँ पे जो है ना टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ घंटे निकाल करके भी इस मार्केट को समझ के एक मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकते हो आसानी के साथ में। ओके, तो फिर मुझे ये लगा कि यहाँ पर ना फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट। तो फिर मुझे ये लगा कि यहाँ पर मूव कर देना चाहिए। फिर प्लस ये था कि यहाँ अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा लगी। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये था सर कि मुझे ये लगा कि हम यहाँ पर जो है ना लो रिस्क के साथ में एक हाई रिटर्न ले सकते हैं। ओके। हाँ, तो ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, जो भी करेंसी मार्केट है, राइट, करेंसी कन्वर्जन होता है एक बेस करेंसी से दूसरे करेंसी में होता है, राइट, जी आप राइट। तो इसमें एक एग्जांपल देंगे कैसे प्रॉफिट करते हो आप? मतलब जब डॉलर बढ़ता है, रुपीज कम होता है, राइट, तो एक सिंपल एग्जांपल सो दैट हमारा व्यूअर्स को समझ में आएगा, राइट। एक अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल के बिहाफ पे बात करूं, तो फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो, जैसे आज की डेट में अभी ईरान का और अमेरिका का अपना एक वो चल रहा है, वार चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो अभी उसमें ऑयल का जो प्राइस है ना वो बहुत हाई जा रहा है, राइट, ठीक है। अब ऑयल का प्राइस हाई जा रहा है, दूसरा ये है कि गोल्ड का प्राइस जो है ना वो डाउन जा रहा है। अब गोल्ड का प्राइस डाउन क्यों जा रहा है, और इसके कंपैरिजन में हम जब ट्रेड करेंगे ना तो इसमें ना पेयर बना हुआ होता है, एक तो गोल्ड का और डॉलर का। ओके, डॉलर का पेयर जो है ना मोस्टली लगभग हर देश के साथ में उसकी ट्रेड चलती है, तो वो हर देश के साथ उसका पेयर बना हुआ है। और कुछ कमोडिटी के भी ऐसे प्रोडक्ट हैं या कुछ क्रिप्टो के भी हैं जिनके साथ में जो है ना अपने डॉलर का जो है कंपैरिजन में उसका पेयर बना हुआ है। ओके, तो उस कंपैरिजन के हिसाब से हमको ये एनालाइज करना रहता है सर कि हम आज अगर डॉलर की कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज है और हम डॉलर और गोल्ड का पेयर अगर बाई या सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं अपनी, तो हमको ना दोनों ही चीज पे उसकी न्यूज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, डॉलर पे पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसका फिर गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। उसके कंपैरिजन में जब हम देखते हैं, अगर हमको ये लगता है कि आज डॉलर का प्राइस जो है ना थोड़ा प्लस रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, तो डेफिनेटली गोल्ड का प्राइस डाउन जाना है, क्योंकि वो उसकी अपोजिट करेंसी है। और अगर अपोजिट है उसका वो पेयर कमोडिटी में, ओके, डॉलर बढ़ेगा तो तो गोल्ड गोल्ड का डाउन जाएगा, ओके, क्योंकि वो जो है ना एक पेयर बना हुआ है उनका, ओके, गोल्ड का और डॉलर का। और अगर लगता है कि न्यूज के अकॉर्डिंग या अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि हमारा जो है ना गोल्ड का जो प्राइस आज मजबूत रहेगा, डॉलर कुछ कम रहेगा, ओके, तो फिर हम उसी हिसाब से अपनी पोजीशन सेट करते हैं। ओके, ओके, बाय सेल पुट एंड कॉल, राइट। या राइट। थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे क्या, जिसको कुछ भी पता नहीं है बेसिक से? जिसको कुछ, मैं एक फ्रेशर के लिए बोलूंगा, जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि गोल्ड का जो प्राइस है, हम गोल्ड को अगर होल्ड करना चाहते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, तो हम गोल्ड को, अगर हमको ये लगता है कि भाई गोल्ड का प्राइस जो है ना थोड़ा अप जाएगा नेक्स्ट कुछ डेज में, हाँ, हाँ, कोई भी अगर इस तरह की न्यूज है या कोई हमारे एनालिसिस के बिहाफ पे, फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो या चार्ट हो, उसके बिहाफ पे अगर हमको लगता है कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, तो हम ना उसकी बाई की पोजीशन सेट कर देंगे उस पे। ओके, तो बाई हम तब लेंगे जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही हमको प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। और हम इसमें सेल भी कर सकते हैं। इसमें एक सबसे बेस्ट ये है करेंसी मार्केट के अंदर कि आप जो है ना इसको सेल करके भी और बाई करके भी दोनों साइड से प्रॉफिट बना सकते हो। यानी कि गोल्ड का प्राइस अगर नीचे जाएगा तब भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, और अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तब भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, ऊपर जाने के टाइम सेल करेंगे, नीचे ऊपर जाने के टाइम बाय जाने के टाइम, करेंगे। ऊपर जाने के टाइम हम बाई करेंगे, नीचे जाते टाइम हम सेल करेंगे, सेम पोजीशन से। ओके, ओके,
तो एक ही चीज पे हम दो चीज कर सकते दो हैं, चीज कर सकते हैं, बाय बाय और और सेल भी कर सकते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं? दोनों अगर करते हैं दो पोजीशन एक, वो तो फिर हैच हो जाएगा, उसमें Hatch. प्रॉफिट बनने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके ओके, बट अगर यह है कि हमको एक पोजीशन लेनी है तो या तो आप बाई करो या Yeah. तो सेल करो, मतलब Yeah. या तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। या सिंगल पोजीशन इज बेटर देन Single position is कॉम्बाइंड better. पोजीशन, राइट? ओके बिल्कुल। ओके, गुड। तो कमोडिटी मार्केट में, राइट, क्या क्या चीज हम बेचते हैं, खरीदते हैं? क्या क्या चीज, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, और क्या क्या? कमोडिटी मार्केट के अंदर मोस्टली तो हम जो काम करते हैं तो गोल्ड एंड इस पे करते हैं, सिल्वर पे। हाँ। थोड़ा ऑयल भी आ जाता है इसके अंदर, अभी कुछ जैसे जिसमें मूवमेंट ज्यादा देखते हैं हम उसी पे अपना वर्क करते हैं स्टार्ट। बट मोस्टली जो वर्क चलता है वो गोल्ड पे चलता है, क्योंकि गोल्ड को बाई या सेल करने वाले, क्योंकि आप समझते हैं जहां पर डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा है तो वहां पर ना फ्लक्चुएशन ज्यादा रहती है। अब फ्लक्चुएशन अगर मार्केट कर रहा है तो फिर हमारे प्रॉफिट या लॉस ना जल्दी बनते हैं, मतलब हमको मार्केट में 2 दिन 4 दिन वेट नहीं करना पड़ता, हम कुछ घंटों में भी अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके और मार्केट से बाहर आ सकते हैं इजी। तो सपोज आप बाकी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, राइट, कमोडिटी मार्केट है, लेकिन आप उसमें डील नहीं करते? उसमें हम डील नहीं करते। ओके, तो ये ऑप्शन आपके पास है किसमें डील करना है, नहीं करना हाँ, है? ये हमारे पास में ऑप्शन है। एक्चुअली क्या है ना, इसके पीछे एक रीजन है ओके मेन रीजन इसके पीछे क्या है, मैंने बहुत सारे देखे हैं जो लोग एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। ओके। वो क्या करते हैं ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करते हैं। हम्म, तो मेरा ये फोकस रहता है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर रिसर्च ना करके 2 या 3 अपने बिहाफ पे कोई भी प्रोडक्ट वो जो है सेलेक्ट कर लो और उसमें मास्टरी हासिल कर लो आप। ओके ठीक है, क्योंकि अगर जैसे गोल्ड मैं 3 पेयर देखता हूँ, गोल्ड और एक सिल्वर और एक बीटीसी। ओके मैं तीनों को ही देखता हूँ, तीनों को वॉच करता हूँ, उसके न्यूज का जो है इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है क्या नहीं है, अभी न्यूज क्या आ रही है मार्केट के अंदर उसकी, उस सारी चीज का ध्यान। तो हम 3 चीजों को ना बड़ी आसानी के साथ में फोकस रख पाते हैं। तो डेली बेसिस में वॉच करते हो या मतलब क्या हमारे फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? वीकली एनालिसिस चलते हैं, Okay. जिसमें हम पूरे वीक का एक डेटा हम निकाल लेते हैं। Okay. उसके बाद में हम डेली एनालिसिस भी करते हैं सुबह को मॉर्निंग में। Okay. 3 सेशन में हमारा ट्रेड चलता है। Okay. सुबह करते हैं एक तो हम बैठ के 9:30 बजे से बैठते हैं 11 बजे तक के लिए। ओके दूसरा सेशन हम करते हैं 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के लिए। तीसरा जो सेशन हम करते हैं तो 7 बजे से लेकर और 9 बजे तक। ओके इन 3 सेशन में जहां पर भी हमको बेस्ट एंट्री या एग्जिट मिलता है ना, हम वहां पे एंट्री लेकर और अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते हैं मार्केट से। तो आपको क्या एक्टिव पूरा रहना पड़ेगा या आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा? सेटअप कर देते हैं हम, एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है ओके, ज्यादा। आपने बोले इतना जस्ट टच करेगा तो सेल बस, कर दो, इतना होगा तो बिल्कुल, बिल्कुल। बाय कर लो। इसमें ऑप्शंस होते हैं काफी सारे, बाय लिमिट या सेल लिमिट आप करके जो है ना मार्केट से प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हो। आपको 24 घंटे उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं। पहले नजर रखना पड़ता था। हाँ, पहले बहुत चीजें ऐसी। आपको पूरा एक्टिव 9:30 फिर 3:45 जो भी है उसका पूरा विंडो था। ओके, अभी पूरा सेटअप काम करता है। ओके, आपको मतलब टूल्स के थ्रू में आप इंटीग्रेट टूल्स कर के थ्रू आपको ज्यादा कुछ मॉनिटर करने की, वॉच करने की जरूरत कुछ नहीं जरूरत नहीं है ज्यादा। ओके ओके, गुड। उसमें सिर्फ हमारा इतना होना चाहिए कि हमारे एनालिसिस जो है ना, जो हमने सेटअप बनाया अपना, ओके वो एनालिसिस के बिहाफ पे इतना स्ट्रांग होना चाहिए ओके, कि लगभग 80 to 90% की एक्यूरेसी रहनी चाहिए आपकी। तो आपका जो एनालिसिस होता है वो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर होता है या कैसे आप फिर? हिस्टोरिकल पे भी करते हैं हम लोग। ओके और हम मोस्टली जो करते हैं जैसे लास्ट वीक का या लास्ट मंथ का हम ज्यादातर देखते हैं। ओके और अगर मैं बैठ के जैसे लाइव ट्रेड करता हूँ तो फिर मतलब डे का, 1 दिन का 2 दिन का देखता हूँ बस। ओके, मोस्ट रिसेंट डेटा रिसेंट का डेटा के पे हम बैठ के जो है ना करंट में वर्क करते हैं लाइव। ओके ओके, क्योंकि बहुत पुराना जाएंगे तो फिर पता नहीं, राइट? फिर नहीं पता चलता ना, क्योंकि अब मार्केट ना हर मिनट में चेंज करती है अपने आप को। ओके हर मिनट में। अभी आप ये अगर एक चीज देखेंगे ना सर, एक ISPCS की तैयारी आप करते हैं, वो 1 टाइम करके आप जो है ना, एक बार आपने एग्जाम क्वालिफाई किया और अपनी जॉब स्टार्ट कर दी और आप फ्री हो गए। Right. बट यहाँ पर क्या है ना, आपको नई चीजें या नए एनालिसिस डेली करने पड़ते हैं, ओके तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। अभी आज की डेट में अगर मैं मार्केट की वैल्यू की बात करूं, जो मार्केट का टर्नओवर है डेली का, राइट तो वो ऑलमोस्ट 11 लाख ट्रिलियन डॉलर डेली का टर्नओवर है ओके, इस मार्केट का, करेंसी मार्केट। मतलब टोटल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE और बाहर का? हाँ नहीं, सब सिर्फ न्यूयॉर्क- उसका किसका? फोरेक्स का, सिर्फ फॉरेक्स ट्रेड का। हाँ, ओके सिर्फ और सिर्फ उसी मार्केट की, हम इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहे। ओके 11 लाख ट्रिलियन डॉलर डेली का टर्नओवर जिस मार्केट का हो, ओके, तो इतने बड़े बड़े बायर्स हैं उसके अंदर, सेलर्स हैं, बैंक्स हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब वो हैं, हाउस होल्ड्स हैं। तो अगर उनके बीच से आपको कुछ भी प्रॉफिट जनरेट करना है डेफिनेटली, तो आपको ना एनालिसिस अपने बड़े स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। जो रिटेल बायर है, राइट,
और एक इंस्टीट्यूशनल बायर है, तो आप दोनों के अंदर क्या डिफरेंस देखते हो? उनका बाइंग और सेलिंग हैबिट्स कैसा होना चाहिए? क्योंकि रिटेल बायर जो है छोटा बजट का होता है, उनको अगर कुछ लॉस हो गया तो दे कैन नॉट मैनेज, राइट? अगर मैं रिटेल बायर की बात करूं, ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो आने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर, और वो बिना किसी एडवाइजरी के, एक लीगल एडवाइजरी के एंट्री अगर करते हैं तो डेफिनेटली उनको लॉस होना जो है ना लाजमी है, वो जरूरी है। बट मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक कोई भी अच्छा जो मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हो, ऐसा नहीं है कि ट्रेडर आपको हर घर में मिल जाएगा, बट एक्टिव ट्रेडर का होना बहुत जरूरी है, जो अभी करंट में अपने पोर्टफोलियो पे भी काम कर रहा हो। आप उसके पास जाके बैठो, जैसे मैं हूं, मैं अपने पोर्टफोलियो पे भी काम करता हूं, आप वहां पर जाके बैठो, बैठने के बाद में उससे चीजों को समझो। आप 1 या 2 लाख रुपए लेकर के भी अपना महीने का ठीक ठाक रेवेन्यू आराम से जनरेट कर सकते हो। ये एक्टिव ट्रेडर के साथ में आप बैठ के कर सकते हो। तो आपका जो एडवाइजरी सर्विसेज रहता है, तो वो क्या अमाउंट के ऊपर चार्जेस रहता है या कुछ फिक्स चार्जेस रहता है? हम लोग ना प्रॉफिट की शेयरिंग पर रखते हैं। ओके। हाँ। तो अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा शेयर देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो कि अगर हमने आपको जितना भी प्रॉफिट निकाल के दिया, उसका 1%, 2% हमारा, बाकी आपका। ओके ओके, सो दैट, क्योंकि आप रिटेल वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, उसका आप कितना ही चार्ज कर लोगे सर? राइट, उसका तो खुद से ही। तो हम एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? गोल्ड या इक्विटी? गोल्ड। ओके, क्यों? गोल्ड के अंदर जो है ना डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा है, हमको प्रॉफिट या लॉस जो है ना बड़े जल्दी बुक हो जाते हैं, ज्यादा देर मार्केट में वेट नहीं करना पड़ता प्रॉफिट के लिए। और आप क्या रिकमेंड करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इंट्राडे ट्रेडिंग? मैं अगर एज ए ट्रेडर बात करूं तो मैं जो है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पैसे से डेली काम करो, डेली उससे प्रॉफिट बुक करो और डेली मार्केट से बाहर आ जाओ। मैं ये पर्सनली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो ऐसे देखे हैं जो 10-10 करोड़ के, 20-20 करोड़ के पोर्टफोलियो हैं, बट वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के माइनस में चल रहे हैं। तो वो क्या है ना, उसको रिकवर होने के लिए 6-6 महीने, 1-1 साल लग जाता है। बट अगर मैं एक एक्टिव ट्रेडर की बात करूं, अगर मान के चलो आपके पास में 1 करोड़ रुपए का फंड है, तो 1 करोड़ रुपए का फंड आप सुबह को मार्केट में लेकर के बैठो, शाम तक चाहे आपका 1% या 0.5% प्रॉफिट या लॉस हो, आप मार्केट से बाहर आ जाओ। एटलीस्ट आप उस फंड को तो अपने कहीं और यूज कर पाओ, जो फंड आपके पास में है। लेकिन जो जॉब होल्डर्स होते हैं, राइट, जिसमें जो काम करते हैं, तो उनके लिए तो टाइम नहीं है, राइट, क्या करना है डेली बेसिस पे वो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कैसे? उनके लिए तो मल्टीपल ऑप्शन है आज की डेट में। SIP वगैरह है, उसमें आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हर महीने कर सकते हो। SIP की कैलकुलेशन बहुत बढ़ी जाती है सर। अब एक आम इंसान की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं इसमें रैपिड फायर के बीच में, कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक आम इंसान है, तो वो मिनिमम से मिनिमम मंथली का एवरेज आपके अकॉर्डिंग कितने इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो एक मतलब लोअर क्लास का बिल्कुल उसकी बात करें हम तो? 1000 से लेके 5000 तक। तो 1000 से लेकर 5000 तक के बीच में ना, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं सर, SIP की कैलकुलेशन बोलती है कि अगर आप 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो 66 या 67 साल के पीरियड में उसको ना 100 CR में कन्वर्ट कर देता है कैपिटल को, अगर आप 67 साल तक करते हो तो इन्वेस्टमेंट, मतलब स्टार्टिंग से जन्म से लेके 60 हाँ, तो वो 100 करोड़ में कन्वर्ट कर रहा है। एक आम इंसान इस फिगर को सोच भी नहीं सकता सर। बट मैं अगर एक एक्टिव ट्रेडर की बात करूं, जैसे मैं अपने आप को, तो मैं वो फिगर सेम अमाउंट के साथ में ऑलमोस्ट 15 ईयर्स में कंप्लीट कर रहा हूं। तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है सर एक्टिव काम करके और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके। तो अगर कोई भी ऐसा है पर्सन जो जॉब के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मैं उसको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके और उसको जो है ना कंपाउंडिंग करते रहो साथ के साथ, उसको होल्ड पे मत छोड़ो। क्योंकि क्या है ना, अभी कोई शेयर है फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी का, आज वो 10 रुपए का है और आपकी वो 10 रुपए पे आपने होल्डिंग की, वो 12 रुपए का हुआ 4 महीने में, 4 महीने के बाद में आपने होल्डिंग छोड़ दिया, उसको प्रॉफिट बुक नहीं किया आपने, तो क्या हुआ, वो थोड़ा बहुत अगर नीचे आया तो आपने जहां से स्टार्ट किया था 4 महीने पहले आप वहीं आ गए। बट अगर आपने ये किया कि पहले 4 महीने के बाद में आपने वो 12 रुपए में बुक कर लिया, अगर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और आप मार्केट से बाहर आ गए, अब आप वेट करो थोड़ा सा री एंट्री करने के लिए। जैसे ही मार्केट फिर से आपकी पोजीशन पे आए ना, उसको री एंट्री मार दो, वहां कंपाउंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है सर। कौन सी टाइम में आपको मार्केट में एंट्री करना है, एग्जिट करना है, वो कैसे डिसाइड करना है? वो तो आसान नहीं है, राइट? वो आसान नहीं है। वो मोस्टली 2 चीजें हैं, एक तो आपने न्यूज टाइम में थोड़ा दूर रहो मार्केट से। अगर आपको पता है कि कोई न्यूज आ रही है या आप परफेक्ट ट्रेडर हो, तब एंट्री करो, ठीक है।
तो अगर न्यूज टाइम में आप थोड़ा मार्केट के अंदर एंट्री करोगे ना, तो वहां पर फ्लक्चुएशन इतना हाई हो जाता है अननेसेसरी, कि वहां पर छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका फंड जाना या तो 5 मिनट में डबल है कैपिटल, या 5 मिनट में जीरो है। तो न्यूज टाइम में दूर रहना चाहिए हमें। हम एक स्टेबल अगर ट्रेड करनी है ना, तो हम मार्केट को स्टेबल होने दें। रिस्क या स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आप तो इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आप तो रिस्क लेते हो रहे डेली बेसिस नहीं, पे। वो स्टेबिलिटी जरूरी है रिस्क के मैनेज के साथ साथ। इंट्राडे में भी अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, तो आप एक बड़े कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो अपने को। ओके। वॉरेन बफे और जॉर्ज सोरोस? वॉरेन बफे। ओके, क्यों? उनका स्टाइल? मैं पर्सनली इनको बहुत लाइक करता हूँ। उनका स्टाइल वगैरह भी थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है। आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट एसेट? मेरा फेवरेट इन्वेस्टमेंट एसेट क्रिप्टो है। क्रिप्टो, बिटकॉइन है? यस। ओके। कुछ भी हो सकता है वो, क्रिप्टो में कई सारी चीजें हैं। और क्या क्या चीज है? जैसे डोज कॉइन है, Okay. लाइक इथेरियम है, अच्छा। और भी मीम कॉइन है बहुत सारे। ओके। हाँ, उसमें छोटे इन्वेस्टमेंट में बड़े रिटर्न निकलने के चांसेस रहते हैं। ओके, लेकिन वोलेटाइल भी काफी है, राइट? रिस्क है, तो गाइडेंस लेना चाहिए आपको, गाइडेंस जैसे लेना advisor चाहिए। का। बाकी मैं अगर प्रॉपर खुद से अगर मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, हाँ। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने 1 लाख या 2 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो आपको 10 या 20 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न देकर जा सकते हैं, जो इतिहास बोलता है सर क्रिप्टो का। ओके, अभी 1 लाख इन्वेस्ट किए तो 10 साल में 1 करोड़ का 10 साल में 100 करोड़ भी बन सकता है। अच्छा, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, राइट? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सक्सेस का एक मंत्र? सक्सेस का एक मंत्र सिंपल है कि आप जो है ना अपना गोल सेट करिए इस मार्केट के अंदर, और आप ना छोटे छोटे प्रॉफिट जैसे ही मिलते रहे, आप उनको बुक करके और आगे बढ़ते रहिए। आप प्रॉफिट को होल्ड ना करें ज्यादा, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि आप प्रॉफिट होल्ड ना करें। फॉर एग्जांपल, अभी आपने प्रॉफिट होल्ड किया है, वो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, हो सकता है वो नेक्स्ट कुछ मिनट में या कुछ घंटे में वो प्रॉफिट जो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो अपने प्रॉफिट को बुक करिए, और कंसिस्टेंसी लाना बहुत जरूरी है अपने प्रॉफिट के अंदर। आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे महीने में 5% या 7% जनरेट करना है कैपिटल का अपने, जो बड़ी आसानी के साथ में हम लोग कर सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पिछले 3 से 4 साल का, कि हम विदाउट एनी रिस्क ऑलमोस्ट 5 to 10% के समथिंग अराउंड हम आराम के साथ में अचीव कर सकते हैं, अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट या एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है। तो आप रिसर्च भी करते हो हर फील्ड में, तो रिसर्च करना आपके लिए टीम है या आप खुद रिसर्च की टीम है पूरी हमारी, उसके साथ में बैठते हैं। ऑलमोस्ट 23 लोग हैं हम लोग जो रिसर्च करते हैं पूरा। और उसमें सैटरडे को रिसर्च करते हैं हम लोग, मंडे टू फ्राइडे वर्क करते हैं। सैटरडे को पूरा कंप्लीटली एक बार जो हमने किया उस पे, और जो हमें नेक्स्ट वीक करना है उस पे पूरा R&D करके हम उसी हिसाब से स्टेप लेते हैं। ओके, सैटरडे ने आपने रिसर्च कर लिया, मंडे टू फ्राइडे उसका मंडे टू फ्राइडे अप्लाई किया उसको। ओके, ग्रेट। तो स्विंग ट्रेड क्या है? स्विंग ट्रेड जो होता है ना सर, ये होता है आपकी होल्डिंग करेंसी मार्केट के अंदर या कमोडिटी मार्केट के अंदर। कोई ट्रेड ऐसा है, स्विंग ट्रेड में पोजीशन जो है ना 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या महीने में तक मिलती है। जैसे अभी मैं गोल्ड की स्विंग देख रहा हूँ अभी 4200 से, अभी गोल्ड ऑलमोस्ट 4290 तक आके 4285 तक आके जो है ना वापस से रिवर्स होने लगा। बट मेरा जो स्विंग लगा हुआ है ना, तो वो लगा हुआ है 4200 पे। तो हम एक स्विंग ट्रेड देखते हैं, एक पर्टिकुलर हम लोग ये प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं अपने एनालिसिस के बिहाफ पे कि प्राइस यहाँ आकर के बहुत कम चांस है कि इससे और ज्यादा रिवर्स जाएगा। तो हम वहां पे ना एक बड़े कैपिटल को इन्वेस्ट करके और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट, हमारे स्कूल एजुकेशन में कहीं पर भी नहीं है, राइट? आप अगर स्पेशलाइजेशन लेते हो तो पता चलता है भाई, हाँ, फाइनेंस फील्ड में, लेकिन आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या लॉस होता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कुछ कर लेता है। तो आपका क्या व्यू है? हमारा स्कूल एजुकेशन से तो इंटीग्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या आपका व्यू पॉइंट है? अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है फाइनेंस का सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ एक ये सेक्टर ऐसा है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इस सब्जेक्ट के अंदर अगर आप स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, तो डेफिनेटली आप छोटी मोटी परेशानियों से बड़ी परेशानी से भी आप आसानी के साथ में निकल सकते हो। बट क्या होता है ना कि हमारे कॉलेजेस में या स्कूल में ना इस चीज का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है कि आप फाइनेंस को कैसे मैनेज करना चाहिए। जबकि होना ये चाहिए, अगर हम पर्सनल तौर पर रिकमेंड करें, जैसे मेरा अपना खुद का भी एक इंटर कॉलेज चल रहा है, तो अगर मैं ये रिकमेंड करूं बच्चों को, हमने कोशिश भी किया था कि आप जो है ना बच्चों से छोटे छोटे फाइनेंस के जो है ना एक वो कराने स्टार्ट कर देते हैं हम लोग,
एक्टिविटी ओके कि आपको ये 10 रुपए दिए जाते हैं, अब आप 5 बच्चे हो, आप इसको कैसे मैनेज करोगे इस चीज को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि वो बच्चा ना वो धीरे धीरे करके एक्टिविटी करते करते वो उसको स्ट्रांगली आप मैनेज कर सकते हो इंटर तक या उसके बाद में ग्रेजुएशन तक। जबकि अभी हमने देखा है कि जो हमारे साथ के हैं या हम खुद थे उस टाइम फ्रेम से हम लोग निकल चुके हैं कि पीजी करते टाइम भी हम लोग को फाइनेंस का मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आता था। जैसे जैसे खुद से चीजें करने स्टार्ट किया, खुद से पैसा अर्न करना स्टार्ट किया, तब उसका किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ पैसे को खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, पैसा कितना खर्च करना चाहिए, अगर हमारी अर्निंग 1 लाख रुपए है तो हम उसमें कितनी सेविंग करें, ये चीज हम लोग नहीं सीख पाते। ये जैसे जैसे हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे हम लोग सीख पाते हैं। बट हाँ, पर्सनली इस चीज का जो है ना एक स्पेशल क्लास लगनी चाहिए हर एक स्कूल के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर। अगर कोई यंग ग्रेजुएट्स राइट इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको क्या सीखना चाहिए, क्या बेसिक थिंग करना चाहिए? सबसे पहले वो मेडिटेशन करें, ओके क्योंकि आज की डेट में अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया ओके तो वो सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ओके आपने देखा होगा कि इतना अग्रेसिव मोड में रहे आज का यंग जनरेशन जो है। अगर आपने कुछ भी XYZ उनकी साइड कोई भी मतलब एक्टिविटी कर दी तो उसका रिएक्शन आपको 100% मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज का या किसी भी बात का जल्दी से रिएक्ट कर रहे हो तो आप ट्रेडर तो बिल्कुल नहीं बन सकते, ओके ठीक है। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपको रिएक्ट जो है करना बिल्कुल बंद करना होगा। मतलब यहां तक कि आप अगर ये मान के चलें, इतना आपको पोलाइटली अपने आप को रखना है, इतना सिंपल रखना है अपने आप को कि अगर आपके बराबर में या आपके आसपास में कहीं बहुत बड़ा धमाका भी हो जाए ना तो आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे, आपकी पलक ना झपके, तब आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा यह है कि मुझसे जितने भी लोग ट्रेड सीखने के लिए बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं मुझे ट्रेड सिखाओ, मुझे ट्रेड सिखाओ, सबसे पहले मैं उनको ये पर्सनल रिकमेंड करता हूं कि 1 महीना लगातार 30 मिनट का आप मेडिटेशन करो और उसका प्रॉपर वीडियो बनाकर मुझे भेजो, उसके बाद से मैं आपको ट्रेड सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। पैशंस लेवल आपका जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ना पेशेंस का बहुत बड़ा गेम है सर। अगर मान के चलो रियल मनी होता है हमारा, अगर वो प्रॉफिट में जाएगा तो डेफिनेटली सबको जो खुशी होगी, बट अगर वो लॉस में चला गया राइट तो वो हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले पैशंस लेवल अपना ग्रोथ करना होगा सर। मुझे सरप्राइज लगा है सुन के मोन्यूमेंटो से। या इट इज क्योंकि बहुत सारे इमोशनल बाय आउट होता है, इमोशनल बाय या सेल होता है, उसके वजह से मार्केट भी क्रैश हो जाता है। इमोशनल का गेम ही नहीं है सर। हाँ राइट बिल्कुल इमोशनल इंसान का कोई गेम नहीं है इसके अंदर। कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वो उस तरीके से आ जाएगा जैसे एक लोकल जगह पे बैठे हुए कहीं पर भी आदमी जो है ना हेड टेल कर रहा है कि टेल आया तो मेरा और हेड आया तो आपका, वो सिंपल उस तरीके से हो सकता है। बकर अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, कामयाब ट्रेडर बनना है, आपको सब 2 चीजें हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर एंट्री करनी है तो आप इसको एज ए कैरियर और एज ए बिजनेस मान के आप एंट्री करिए। तो आप ना इस पे सीखने पे ज्यादा फोकस करोगे। 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है लर्निंग का और एक पार्ट होता है अर्निंग का। तो होता क्या है कि शेयर मार्केट के अंदर जो एक आम इंसान का या एक जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है वो उसका लर्निंग का पीरियड है टाइम का। अब वो उसको ना अर्निंग में कन्वर्ट करना चाहता है और यहीं पे ही वो फेल हो जाता है। आपको पहले प्रॉपर उसको सीखना है, सिर्फ लर्निंग करनी है। 1 लाख जाए आपका, 20 लाख जाए, कितने भी जाए सीखने में, आप उसको प्रॉपर तरीके से खर्च करो और लर्निंग करो प्रॉपर तरीके से। लर्निंग के बाद आपको अर्निंग अपने आप आएगी, कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ। कितने टाइम चाहिए लर्निंग के लिए? 2-3 महीना? ऑलमोस्ट कम से कम 2 साल। 2 साल लर्निंग कम से कम 2 साल चाहिए लर्निंग के लिए, प्रॉपर आपको एक प्रॉपर ट्रेडर बनने के लिए, जिससे कि आप फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ यही काम करके एक सक्सेसफुल आप अपने कैरियर बना सकते हो मार्केट के अंदर। कम से कम 2 साल। ये पैशंस लेवल को जो है ना आपके बड़े लेवल पे इंक्रीज कर देगा सर। आज की डेट में अगर मैं अपनी बात करूं, अगर 10 करोड़ का भी अगर लॉस हो जाए या 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए ना तो कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। तो इस लेवल पे जो है ना अपने आप को मेंटेन रखना है। वो एकदम से नहीं हो पाएगा सर, वो धीरे धीरे करके होगा। तो लर्निंग का जो फेस है मेरे अकॉर्डिंग वो कम से कम 2 साल का। तो हम अगर इंडिया की बात करेंगे, कितने सारे ट्रेडर्स है एट ए हाई लेवल? कितने ट्रेडर्स आपको 1 करोड़ के आसपास होंगे ट्रेडर्स? ज्यादा है,
ज्यादा है। अपने इंडिया के अंदर ज्यादा है। Okay. और एक और है, अभी मैंने डेटा भी 3-4 दिन पहले मैं डेटा देख रहा था, तो उसमें था, ये सेबी का डेटा है। ओके तो 91% जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें से 91% लोग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से रीजन की वजह से लॉस कर जाते हैं कि वो अपना स्टॉप लॉस सही जगह नहीं लगाते। ओके ठीक है, Yeah. मतलब उनको स्टॉप लॉस का नहीं पता कि हमें Right. स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है, सिर्फ उस वजह से वो लॉस कर जाते हैं 91% ट्रेडर। एक्चुअली लिटिल लर्निंग इज डेंजरस, राइट? हाँ। आधा अधूरा नॉलेज में शुरू कर लिए आधा और अधूरा नॉलेज में वो पता नहीं लाखों करोड़ों गवा लिए। लाखों करोड़ गवा लिए। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया था, एक जॉब के साथ साथ कैसे करता है वो बंदा, तो वो जॉब के साथ साथ जो करते हैं ना लोग, वो अपना एसएल या टीपी जहां पे सेट करते हैं ना, विदाउट एनी एनालिसिस या किसी यूट्यूब पे वगैरह पे देख के, कोई भी एक छोटा मोटा या कोई पॉडकास्ट देख के कर दिया सेट वहां पर, तो वो डेफिनेटली आपका एसएल हिट होना ही होना है मार्केट के अंदर। थोड़ा सा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को पता नहीं, जो स्टॉप लॉस और जो टारगेट प्राइस, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बता दीजिए। आप अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मार्केट कहीं पे भी अपना सपोर्ट बना रहा है, राइट। तो अगर आपको प्रॉपर एंट्री चाहिए आपको, तो एंट्री की जगह आपको मिल गई। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस या और मेरा बाय टेक प्रॉफिट कहां पर मुझे सेट करना है। इंपॉर्टेंट है आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। टेक प्रॉफिट अगर मान के चलो टारगेट प्राइस हो, टारगेट प्राइस, अगर आपका जो टारगेट प्राइस है वो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का है, अगर वो 50,000 भी आपने बुक कर लिया, 50% भी उसका, ओके तो वो सफिशियंट है। ओके। बट आपका लॉस अगर आपने मान के चलो आपने लॉस जो सेट किया है, तो वो किया है आपने 2 लाख पे। अब 2 लाख रुपए पे जब वहां पर आप सपोर्ट पे सेट कर रहे हो, उस सपोर्ट के ऊपर जहां सपोर्ट बना रहा है ना मार्केट, वहां पे आपको स्टॉप लॉस कहां रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो ये सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ओके ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस पे अपना टीपी टारगेट प्रॉफिट सेट करना है, तो नो डाउट उसमें हमारा कोई रिस्क नहीं है अगर वो हिट कर गया तो। अगर हमने यहाँ पर सपोर्ट के पास में जो अपना स्टॉप लॉस सेट किया है, अब अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा जहां पर थोड़ा लॉस मेरा बढ़ सकता है, Okay. हो सकता है कि लॉस जहां मैं 1 लाख रुपए का सेट कर रहा हूं तो वहां 1.5 लाख का चला जाए। लेकिन करना क्या है हमको, जो नहीं कर पाते हैं, हमको जो है ना सपोर्ट से थोड़ा नीचे आकर अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। ओके क्योंकि मार्केट क्या करता है ना, मार्केट यहाँ पे आकर बाद में ही मूव करता है। राइट। जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जितने बड़े बायर्स हैं, वो मार्केट को वॉच करते रहते हैं, डेफिनेटली सबको पता है। अब वो वहां पर जो है ना एंट्री की पोजीशन बनाते हैं, वहां पे वो जहां 90% या 91% लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं ना, वो पोजीशंस लगी होती है स्टॉप लॉस वाली, वहां पर वो लोग ना एंट्री की पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट है। तो आपने जब भी स्टॉप लॉस लेना है, मैं हूं जैसे मैं एक बड़ी लिक्विडिटी के साथ में काम करता हूं, मैं स्टॉप लॉस के बगैर काम करता हूं। ओके मेरा रहता है रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरे लोड साइज के बिहाफ पे। मैं छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर रहता हूं हमेशा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो स्टॉप लॉस चाहिए, मस्ट, राइट? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉप लॉस चाहिए, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अच्छा एनालिसिस है, आपके पास में थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, तो आप बिना स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो मार्केट में लाइव बैठ के। अगर आपने कोई सेटअप बनाया है और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो या आप कहीं और अदर कोई और काम करते हो इसके साथ साथ, तो फिर आपको स्टॉप लॉस का होना जरूरी है, जिससे कि आपका पूरा फंड जो है लॉस ना हो जाए। हाँ, पूरा उस स्टेज में नहीं जाए। फंडेड अकाउंट्स क्या है वो, और क्या यूजेस है उसका? फंडेड अकाउंट जो है ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और मोस्टली एक जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं और उनके पास में फंड नहीं है ट्रेड करने के लिए, बट उनके पास में स्किल्स है। तो आज की डेट में जो है ना बहुत सारी ऐसी फंडेड कंपनीज चल रही हैं, फर्म चल रही हैं, जो आपके स्किल्स के बिहाफ पे एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका। टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो तो वो आपको ना अपना फंड प्रोवाइड करते हैं। Okay. और आपको बोलते हैं कि आप हमारे फंड पे ट्रेड करो, अपना स्किल्स आपने हमको दिखाया, आप भी प्रॉफिट लो और हमको भी प्रॉफिट दो। जैसे कई सारे फंडेड अकाउंट चल रहे हैं, ब्लूबेरी है, फंडेड पिप्स है, फंडेड फर्म है। तो इस तरह के ना बहुत मतलब 500 या 1000 से भी ऊपर फर्म चल रही हैं, जिसपे आप अपना स्किल्स दिखा करके और उनसे अकाउंट्स बाई करके और आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। ये इसलिए किया गया है क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है। और हमारी अगर हमको जो है मान के चलो 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख रुपए मार्केट से कमाना है, तो 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा होना चाहिए, अगर हमको महीने का 10-5 लाख रुपए की इनकम सोचना है तो अभी एक आम इंसान के पास में उतना बजट नहीं हो पाता है, तो उनको काफी हद तक सपोर्ट करता है फंडेड अकाउंट। बट फंडेड
फंडेड अकाउंट पे जो है ना ट्रेड करना मोस्टली रिस्की रहता है, क्योंकि एक वो फंडेड अकाउंट को परचेस करने की कोई फीस लेते हैं, कोई 2,000 भी लेता है, कोई 10,000 भी लेता है, कोई 50,000 भी लेता है, सबका अलग अलग अपना फीस बना हुआ है। तो वो उसकी पहले टर्म एंड कंडीशन जो उनकी होती है काम करने की, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर ले। जो उस फंडेड अकाउंट पे काम कर चुका हो उनसे वो एक्सपीरियंस ले लें, पूरी तरीके से सीख लें, उसको समझ लें कि भाई इस फंडेड अकाउंट का अगर हम अकाउंट बाई करते हैं टेस्ट इसका लेने के लिए, तो हमें इसके अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना, रूल्स ब्रेक अगर हुआ तो आपसे वो फंडेड अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। तो ये पॉडकास्ट के थ्रू में आपका मैसेज क्या है? आप क्या व्यूअर्स को बोलना चाहते हो? क्या उनको एजुकेट करना चाहते हो? क्या फाइनल मैसेज है? मेरा फाइनल मैसेज ये है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं करेंसी या कमोडिटी मार्केट के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर, सबसे पहला फेस 1 वो अपना रखें लर्निंग का प्रॉपर तरीके से। कम से कम 6 महीने का लर्निंग का पार्ट रखें। फिजिकली किसी से आप सलाह लें। नॉट ऑनलाइन। ऑनलाइन पे ज्यादा विश्वास ना करें। क्योंकि ऑनलाइन की चीजें जो होती है ना, बेशक ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ कर रहा है, बट आप 60% ऑनलाइन बट 40% फिजिकल, आप उन्हीं से जिनसे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो उनसे अगर आपका फिजिकल भी चलेगा ना तो बहुत बेस्ट रहेगा आपका। 6 महीने के बाद में आप जो है, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आप एक अच्छी फर्म देख रहे हो कोई भी, तो फंडेड अकाउंट की साइट आप जाओ, जिससे कि आप लॉस करो या प्रॉफिट करो तो आपका खुद का कैपिटल लॉस ना हो। एक जो फर्म ने आपको कंडीशन के साथ में अपना फंड दिया है, उस फंड पे आप काम करो। 2 बार 4 बार आप उसको फेल भी कर दोगे तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। आपको 4-5 हजार रुपए में लगभग 10 लाख रुपए का फंड मिल जाता है वहां से। तो 10 लाख रुपए पे आप ट्रेड करोगे, उससे प्रॉफिट आप बुक कर लोगे अगर एक या दो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो यंग लोग हैं, यंग बच्चे हैं, जो लोग जो है मतलब मोस्टली चाहते हैं कि हम लोग शेयर मार्केट के अंदर काम करें या करेंसी मार्केट के अंदर काम करें, या कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ये चाहते हैं कि भाई मैं अपने फंड को एक सिक्योर तरीके से किस तरीके से मार्केट के अंदर कहां पर लगाऊं या कहां इन्वेस्ट करूं जो हमारा सिक्योर रहे, तो वो प्रॉपर तरीके से रिसर्च करने के बाद में कि हमको कहां काम करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही वो लोग जो है एंट्री करें। और एक यंग बच्चा जो है ना, तो अगर उसने 2 साल दे दिया पूरा, ग्रेजुएशन के बाद में 2 या 3 साल हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की या किसी प्राइवेट जॉब की तैयारी करते हैं, अगर 2 से 3 साल आपने मार्केट को दे दिया, शेयर मार्केट को समझ लिया या करेंसी मार्केट को समझ लिया प्रॉपर तरीके से, तो मुझे ये लगता है कि आप जो है ना 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोगों को बड़ी आसानी के साथ में जॉब दे सकते हो। इतना बड़ा मार्केट है। तो ये आपका कौन सा पॉडकास्ट है? आप कितने पॉडकास्ट? मेरा जो है ना ये तीसरा पॉडकास्ट है। है। बाकी मेरे वीडियो काफी सारे शूट हो चुके हैं। ओके। तो पॉडकास्ट ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है आजकल? अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जैसे हम लोग क्लाइंट्स के फंड को मैनेज करते हैं, तो उसमें भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है हमारे लिए। एक क्लाइंट जो है ना, हमारी उन सारी चीजों को पॉडकास्ट के थ्रू समझ सकता है हमसे कनेक्ट होने से पहले, कि इनका जो बिहेवियर है वो क्या है, कि ये लोग करते क्या है, क्योंकि वो सारी चीज का ना पता चल जाता है। ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर आपको कहीं पर देखा है, पहले चेहरा आपका मेरे सामने आ चुका है, दोबारा मैं आपके सामने आके बैठूं तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रस्ट लेवल जो है ना बिल्ड होगा, और आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा। कन्वर्जन रेट बढ़ेगा डेफिनेटली। उसका मुझे पर्सनली बेनिफिट हुआ है। इसलिए आप मल्टीपल पॉडकास्ट दे रहे हैं। ओके, थैंक्स जावेद। Okay. So it was nice to host you as my guest, and thanks for. Thank you, sir. Thank you so much.